Let us begin with the ecosystem. We all know that biotic and abiotic factors and their interactions with each other, it forms an ecosystem. Every factor has an important role to play for the functioning of the ecosystem. We all know plants are the producers of the ecosystem, and very important, herbivores like goat, deer, sheep, cattle, horses, camels, etc. They feed upon the producers. Then carnivores, predators like lions, tigers, they control the population of the herbivores, whereas decomposers and scavengers like caterpillars, termites, insects present in the dung carry out the decomposition and thus cleans the environment. Even existence of the human being is dependent on the balance ecosystem. तो देखिए ecosystem कितना important है और हर कंपोनेंट हर ऑर्गेनिज्म वहाँ का इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट अस स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. वी हैव ऑलरेडी studied it in the lower class, but it is just a review of it. So it consists of abiotic component and biotic component. Abiotic component में क्या आते हैं? Physical and chemical factors. फिजिकल फैक्टर्स में आएगा एयर, वाटर वेपर, मिनरल एंड सॉइल. तो केमिकल फैक्टर्स में आते हैं अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स. अब ये किस वे से मिलते हैं? उस पे वे दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ये सारे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, का कैल्शियम, आयरन. वेरस ऑर्गेनिक जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट से मिलते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में है, विच आर नॉन लिविंग बट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम. इसके बगैर इकोसिस्टम एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती है. अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के कंपोनेंट्स पे, दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक कंपोनेंट्स में भी आपको दिखेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. Autotropics means the producers, green plants, they carry out the photosynthesis and so they are known as the producers. Whereas heterotropic जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, it includes of various categories of animals and decomposers. अब ये एनिमल्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर. So you can see that there is a close interaction between the biotic and abiotic components of the ecosystem. Individual existence हर component का impossible है. दोनों का blending होके ही पूरा ecosystem तैयार होता है. तो इस तरह से ये हो जाता है ecosystem. Now, what is the relationship between the environment and ecosystem? We all know that environment, it is a very broad concept. It is the physical, chemical and biological factors which are affecting the living organism. तो देखो एक दूसरे को ये affect करते रहते हैं. It is the condition in the surrounding कि जहाँ हम रहते हैं वो कंडीशन कैसी है, उसमें सारे बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल सारे फैक्टर्स आते हैं. अब ये दो टाइप के एनवायरनमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है एयर, इसमें आता है एटमॉस्फेयर, इसमें आता है वाटर, इसमें आता है लैंड, इसमें आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ हर एक के बीच में एक यहाँ पे कंटिन्यूस देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के हर कंपोनेंट के बीच में इंटरैक्शन है. आर्टिफिशियल जो होता है एनवायरनमेंट वो भी अफेक्ट करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को. अब ये जो साइंस होती है जो ये सब स्टडी इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट को स्टडी करती है, उसे कहा जाता है इकोलॉजी. एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट टू स्टडी द इकोलॉजी इज द इकोसिस्टम. यहाँ जो आपको छोटा सा वीडियो दिखाया है एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारी इकोसिस्टम होती है. अगर हमारे अर्थ का एग्जाम्पल ले तो इट इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. So in brief, we can say that biotic and abiotic factors, they occupy a definite geographical area and their interactions
collectively constitute the ecosystem. पूरा ecosystem इसका collection होता है। तो वेरियस साइकिल्स आर ऑल्सो मेंटेन, वाटर साइकिल चलता है, कार्बन साइकिल चलता है, गैशियस साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन बाय वेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम। नाउ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में आते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है, सम नेचुरल फैक्टर्स एंड आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स they harm the environment and create the imbalance between various factors and affect the existence of biotic factors। तो अब ये कौन कौन से फैक्टर्स है देखते हैं। तो पहला टाइप है नेचुरल फैक्टर्स का। इन नेचुरल फैक्टर्स में देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर सकती है, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, फ्लड्स है, क्लाउड बर्स्टिंग्स है, फॉरेस्ट फायर है, ड्रॉट्स है। ये सारे नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। मैन मेड फैक्टर्स या ह्यूमन फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, हंटिंग आता है, पोचिंग आता है, अर्बनाइजेशन आता है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशंस आते हैं। सो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और हमारा एनवायरनमेंट जो है इन सारी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर में हो जाता है और हमारी लाइफ को भी वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करते रहते हैं। और इसीलिए एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम होते हैं ये बाकी के सारे नेचुरल और मैनमेड फैक्टर जो होते हैं इनकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन यानी क्या, कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल। अगर वो ज़्यादा लिमिट के बाहर कंटामिनेशन या एडिशन हो रहा है तो वो पॉल्यूशन होता है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इट इज़ द अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग ड्यू टू वेरियस नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एयर, वाटर और सॉइल की हार्मफुल हो जाती है हम ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नो लेट अस स्टडी द रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ह्यूमन एक्सप्लोजन सबसे पहले जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर बहुत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे अर्थ पे बर्डन बढ़ेगा और वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेगा। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आए दिन नई फैक्ट्रीज निकलते जा रही है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे जंगल तोड़े जा रहे हैं, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हम जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अनकंट्रोल्ड हो रहा है। आपको आए दिन नए कंस्ट्रक्शंस, नए घर दिखते हैं जिससे हमारी अर्थ पे बर्डन बढ़ते जा रहा है और वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप ऑफ पॉल्यूशंस आर ऑल्सो शोन हियर। सो लाइट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड, एयर, वाटर। और इसीलिए कहा जाता है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ एन आवर। अगर हमने ये सारे रीजंस को कंट्रोल में नहीं किया तो हमारा भी एग्जिस्टेंस खतरे में रहेगा। उसके बाद आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस में आपको पहला दिया है एयर पॉल्यूशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, H2S, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज में से निकलने वाला लीड, एस्बेस्टोस, डस्ट होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अलग अलग सोर्सेस यानी सारी इंडस्ट्रीज में से निकलने वाले फैक्ट्रीज में से ऑयल फैक्ट्री, थर्मल पावर स्टेशन, पेपर इंडस्ट्री, इससे निकलने वाला जो एयर पॉल्यूशन होता है ये सारे इसके सोर्सेस है। उसके बाद में अगर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, हमको बहुत सारी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स करता है और हमारे एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, तो अगर हम ये फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है इनकी चिमनीज अगर हमने बढ़ा दी, टॉल कर दी तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी मेथड्स अगर हम इम्प्रूव कर ले तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में इक्विपमेंट्स हम नए नए रिसर्च कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन का कंट्रोल होगा। सो दिस इज़ अबाउट द एयर पॉल्यूशन।
उसके बाद आते हैं हम वाटर पॉल्यूशन में। वाटर पॉल्यूशन में भी अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाए हैं, बायोटिक है, अबायोटिक है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। अलग अलग इंडस्ट्रीज से, डोमेस्टिक वेस्ट से, सीवेज से, केमिकल एफ्लुएंट्स यानी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में से जो केमिकल्स निकलते हैं उसे हम एफ्लुएंट्स कहते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो खेतों में यूज़ किया जाता है, ये भी हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। वहाँ के लिविंग क्रिएचर्स, एक्वेटिक फ्लोरा और फौना, उनके लिए डेंजरस होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स आप देखोगे कि बहुत सारे वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं, डेथ होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, यूट्रोफिकेशन यानी वहाँ पे अनवांटेड वीड्स ग्रो हो जाते हैं और उस बॉन्ड को डेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नो देर आर वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ एफ्लुएंट्स, अभी तो लॉज भी बन गए हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिक एफ्लुएंट्स है इसको हमने रिलीज करने के पहले कुछ टेस्ट करके वो मिनिमम लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हार्मफुल होगा, ये सारी हमने बराबर से अगर हमने लिया केयरफुली, अगर हमने उसको सिंपल ये किया तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। हियर वीडियो क्लिप में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर आते हैं हम सॉइल पॉल्यूशन में। सॉइल पॉल्यूशन में आप देखोगे देर आर वेरियस कंपोनेंट्स, इंसेक्टिसाइड जो हम डायरेक्टली प्लांट्स में यूज़ कर देते हैं, या एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स है, हेवी मेटल्स है, टॉक्सिक मेटल्स है। फिर हम आते हैं सोर्सेस पे। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, घर से निकलने वाला कचरा, केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से निकलती है, पेस्टिसाइड्स, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारे सोर्सेस हैं सॉइल पॉल्यूशन के। इसकी वजह से होता है सॉइल इरोजन, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनकी रिटार्डेड ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये सारे पॉल्यूशन की वजह से जो सॉइल प्रोफाइल होता है वो ख़राब हो जाता है, और इस तरह से ये सॉइल पॉल्यूशंस के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो वी शुड रिसाइकल, रीयूज़ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सुबह सुबह आपके घरों के सामने वो कचरे वाले का गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया, कचरा उठा, और वो गाना अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रीन डब्बे में कौन सा कचरा डालना है, रेड डब्बे में कौन सा डालना है। इट एक्सप्लेन्स वेरी वेल अबाउट द सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल पॉल्यूशन। नो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? बहुत ज़रूरी है एनवायरमेंट को कंजर्व करना। So to conserve the natural resources, to solve the natural and artificial problems, to have the quality of the life and sustainable future to the next generation। अगर हमने आज नहीं बचाया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को प्योर एयर, वाटर, लैंड मिलेगा ही नहीं। देन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हमारे आजू बाजू में जितनी भी वेराइटीज़ है लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की, उसे बचाना है। to maintain the balance in the nature and to maintain the clean pollution free air, water and land। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है। ह्यूमंस बीइंग प्रूव दैट देयर आर सुपीरियरिटी क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस, हम लोगों के अंदर में इंटेलिजेंस है, हम में मेमोरी है, हम में इमेजिनरी एबिलिटी है, और हमने ह्यूमंस ने नेचर को डोमिनेट किया है। दी आर यूटिलाइजिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, और जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। ह्यूमंस प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, एंड इफ दे हैव डिस्टर्ब द एनवायरमेंट दे हैव टू कंजर्व एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। और इसीलिए हमको हमारे नेचर को बचाना है, हमारे मदर अर्थ को बचाना है, और इसीलिए ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग, व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाई देयर इज अ नीड, ये सब हमने पढ़ा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन ask me in the comment box। With this I conclude। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट 2 में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे।